बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय पिछले कुछ अरसे से रहा और हम बहुत जगह बोलते रहे। मैं प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मिला और जब भी मिला तो बल्क ड्रग फार्मा पार्क का जिक्र मैंने सदैव किया। जो हमारे नोट्स एक्सचेंज होते थे सदैव इसको प्रायोरिटी के साथ हमने डिस्कस किया, क्योंकि हमने कहा इसको होने से हमको हिमाचल प्रदेश को एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। दूसरा, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के साथ भी हमने लगातार इस विषय को उठाया और इस विषय को उठाने के पश्चात लगातार इस विषय पर उनसे बातचीत हमारी लगातार होती रहती थी और मुझे इस बात की खुशी है कि अब ये सारे विषय पर बातचीत आगे बढ़ करके एक मुकाम में व्यक्तिगत रूप से उनके घर में भी गया, व्यक्तिगत रूप से उनके ऑफिस में भी गया। तो इसलिए उनका भी बहुत बड़ा इसमें सहयोग रहा। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ भी हमारा लगातार इस संबंध में बातचीत होती रही। जो हमारे खासतौर से स्टेट के जो इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं, जिन इश्यूज को हम स्टेट की ओर से सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ टेकअप करना चाहते हैं और हमारी प्रायोरिटीज़ के हैं, तो हम उनको भी लिख करके देते रहे और उन्होंने भी सारे विषय को लेकर के केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री जी के समक्ष हिमाचल का पक्ष बहुत जोरदार ढंग से रखा, जिसके कारण ये सफलता हमको हासिल हुई है। और यहाँ तक कि मैं गृह मंत्री जी के सामने भी सारे विषय को लेकर के बातचीत की है। लगातार इस प्रयास को करने के पश्चात आखिरकार हमको उसमें सफलता मिली है और मुझे पूरा भरोसा है कि ये प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा रोजगार के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र के साथ साथ में इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एक मॉडल होगा जो हमको मददगार होगा। खुशी है कि हिमाचल उसमें नंबर 1 पर रहा है, पहले नंबर पर। जो बिडिंग की प्रोसेस है, एक्चुअली ये सारे प्रोसेस में जो फिर उसके बाद इवैल्यूएशन कैलकुलेशन का प्रोसेस उसमें काफ़ी लंबा लगा, लेकिन उसके बावजूद जो इवैल्यूएशन और कैलकुलेशन होने के बाद हिमाचल उसमें जो 3 इसमें जो है पहले नंबर पर रहा। पहला नंबर पर हिमाचल प्रदेश और एक गुजरात को मिला है, एक आंध्रा को मिला है, इस प्रकार से। और इसमें ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें टोटल लैंड जो इसमें है वो 1405 एकड़ लैंड इसमें, और जिसमें से गवर्नमेंट लैंड 1366 एकड़ है और प्राइवेट लैंड जो 39 एकड़ है। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है इसमें 1190 करोड़ रुपए है। और जैसे मैंने बताया कि ग्रांट एंड एड जो केंद्र सरकार से हमको मिलेगी वो 1000 करोड़ की है और स्टेट की ओर से इसमें लगभग 200 करोड़ 190 करोड़ के लगभग जो इसमें जो इन्वेस्टमेंट होगी इसमें। होगी और 10,000 इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ये एक बहुत बड़ा प्रसन्नता का विषय हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए होगा। और इनके इसमें जो इनकी बिजली की जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो 100 to 120 मेगावाट रहेगी और पानी की अगर रिक्वायरमेंट की बात करें 10 से 15 MLD इसमें रहने वाली है। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है जिसको लेकर के आप लोग ये जानना चाहेंगे कि हमने इसमें बिडिंग में क्या क्या अपनी ओर से जो है स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो उसमें इंसेंटिव देने की जो बात कही है। एक तो जो पावर टैरिफ जो है वो ₹3 पर यूनिट फॉर 10 ईयर्स, एक पार्ट ये था। और दूसरा उसमें 0 मेंटेनेंस चार्जेस एंड 0 वेयर हाउस चार्जेस फॉर 10 ईयर्स। और इसके बाद जो एडिशनल इंसेंटिव्स थे, लैंड रेट एट द रेट ऑफ ₹1 पर स्क्वायर मीटर पर एनम फॉर 33 ईयर्स। उसके बाद स्टैंप ड्यूटी में भी एग्जम्पशन हमने इसमें दिया है और इसके अतिरिक्त इंटरेस्ट सबवेंशन
at 7% on term loan subject to maximum of rupees 51 lakh per annum. और इसके अलावा 70% exemption on net SGST for 10 years. और उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम बात करें, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की अगर हम बात कहें, तो उसमें CETP जो है वो सेंट्रल एफिलिएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो जो है उसको उसमें प्रोविजन उसमें साथ में किया गया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कॉमन वेयर हाउसेज, कॉमन सॉल्वेंट स्टोरेज सिस्टम्स, सॉल्वेंट रिकवरी एंड डिस्टिलेशन प्लांट, और इसके अलावा डेडिकेटेड पावर सब स्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये कुल मिलाकर के इस प्रकार की सारी चीज़ों को डिटेल में आपको सारी चीज़ें, वो लंबा है थोड़ा सा, इस सारे विषय को लेकर मैं समझता हूँ इतना वो हमारे लिए बड़ा महत्व का विषय है। लेकर के इसकी कॉन्सेप्ट को लेकर के आपके बीच में बात करें। अब आप अंदाज़ा लगाइए, अगर टेट्रासाइक्लिन की अगर हम बात करें, उसके लिए जो बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए, जो कंपोनेंट चाहिए, तो उसमें 90 to 95% जो है वो उसकी प्रोक्योरमेंट जो है वो चाइना से होती है। एजिथ्रोमाइसिन की लगभग 100% होती है। नॉरफ्लॉक्सासिन की जो है वो 100% होती है। विटामिन B12 68% होती है। यानी कि बहुत बड़े स्तर पर चाइना की डिपेंडेंसी के साथ जो है भारत का ये काम जो है बहुत प्रभावित हो रहा था। और ख़ासतौर से अब कोविड के दौरान आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा संकट पूरे देश दुनिया के सामने था। तो उसका कारण ये था कि चाइना से जो ये सारा ये जो रॉ मटेरियल जो इन मेडिसिन के बनाने के लिए एक नहीं अनेक चीज़ों को लेकर के जो उसको हमारी ज़रूरत पड़ती थी यहाँ की, तो उसमें बहुत बड़ा, उसमें कीमत में भी बहुत बड़ा इंक्रीज हुआ। मैं मित्रों ये कहना चाह रहा हूँ, कुल मिलाकर के इस सारे विषय में अगर नटशेल में हम बात कहें तो जब ये पूरा का पूरा ये प्रोजेक्ट हमारा बन करके तैयार होगा, तो इसमें टोटल जो इन्वेस्टमेंट जो आने की संभावना है वो लगभग 50,000 करोड़ रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट जब ये कंप्लीट होगा ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें 20,000 से ज़्यादा नौजवानों को रोजगार की संभावनाएं मिलेंगी और 20,000 डायरेक्ट लगभग, और इसके अतिरिक्त लगभग 10,000 इनडायरेक्ट रोजगार की संभावनाएं इसमें उपलब्ध होंगी। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें है। और ग्रांट इन एड के रूप में मैंने कहा कि इसमें हमको हिमाचल प्रदेश को उसमें 1,000 रुपये इसमें प्राप्त होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रकार के 3 पार्क के लिए ये सारा विषय आगे बढ़ाया था। और नालागढ़ और बद्दी के बीच में जो ज़मीन अवेलेबल है, लेकिन उसके बाद हमें लगा कि एक जगह ही हम फोकस करेंगे डेवलपमेंट के हिसाब से भी, और उसके साथ दूसरा कुछ एक रिक्वायरमेंट थी, ज़मीन की रिक्वायरमेंट, ज़मीन के साथ साथ में पानी की रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें जहां आसानी से हमको उपलब्ध हो सकती थी, बेहतर ढंग से हो सकती थी, उसके लिए हमने प्लान किया कि दूसरा ऑप्शन लेना चाहिए। फिर ऊना का हमारा ये ऑप्शन हमारे सामने आया। और तो इस बात को लेकर के जो आपने पूछा है, तो निश्चित रूप से एक जगह ही इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं बनना चाहिए। अभी तक हमारे लिए मुश्किल एक ही चीज़ की थी कि हमारे हिमाचल प्रदेश में जो अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पोटेंशियल मौजूद है इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करने के लिए, लेकिन वहाँ कनेक्टिविटी का इशू रहता था। अब जैसे जैसे कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, 4 लेन्स
कि हमारी कनेक्टिविटी आ रही है, आने वाले समय में एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट हमारा आता है तो उससे भी एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। आने वाले समय में रेलवे कनेक्टिविटी धीरे धीरे हिमाचल के अंदर आ रही है, उसके कारण भी बेहतर रहेगा। और उसके बाद निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में बहुत जगह ऐसा हम आने वाले समय में देख सकते हैं जहां हमारा बद्दी एशिया का नंबर 1 फार्मा हब है। यह हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। और अभी हाल ही में जिस बात को लेकर के हम लगातार प्रयत्न कर रहे थे, हमारी सरकार आने के पश्चात लगातार इस दिशा में प्रयत्न चल रहे थे कि हम प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें हिमाचल प्रदेश में। और उसके लिए जो प्रयत्न हमने किए, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा उसके लिए उसमें हम सफल भी हुए, काफी हद तक सफल हुए। और जब इस बात को लेकर के हमने इस विषय को सब लोगों के सामने रखा तो बहुत सारे लोगों ने परिहास किया था, मजाक किया था। ये हिमाचल प्रदेश में आज से पहले हुआ नहीं है और इस काम को बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। और इसमें इसलिए ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, और जो होने की संभावना नहीं है तो इसमें ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। लेकिन हमने कहा कि अगर नहीं हुआ तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि हम काम करना ही छोड़ दें। हमने निर्णय किया, हम ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट करेंगे और उसके सार्थक परिणाम हमारे सामने आए। प्रधानमंत्री जी भी आए, हमको आशीर्वाद दिया और उसके पश्चात हम आगे बढ़े। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि 2 चरणों में उसका जो ग्राउंड ब्रेकिंग उसमें हुई, 13,500 करोड़ रुपए की पहले इसमें हुई, जिसको आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया, और दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब हमारा 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ तो तब मंडी में की 28,000 करोड़ रुपए की। एक साइजेबल इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग के रूप में हमारे सामने आज वो प्रोजेक्ट जो है वो बन करके जमीन पर दिखने लगे हैं। और आज मैं विशेष तौर से इस बात के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट को लेकर के हम लगातार प्रयत्नशील थे, क्योंकि हमने बहुत एग्रेसिवली उसमें उसकी बिडिंग की थी। ये प्रोजेक्ट जो है वो 15,000 से के लगभग वो नंबर है, लेकिन टेक्निकल इश्यूज हैं उसमें, टेक्निकल इश्यूज उसमें हैं, उन सारी चीज़ों को एग्जामिन कर रहे हैं। सर्वे चल रहे हैं सर आजकल पॉलिटिकल, उसमें आप कितनी सीटें ले रहे हो? तो वो तो आप लोगों के पास हो ना, आप भी तो सर्वे कर रहे होंगे मेरे ख्याल में आजकल। देखिए, हम हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएंगे और जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए उस काम को छोटे लोगों से इस बार करवाएंगे। छोटे लोग मतलब हम छोटे लोग हैं, तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि जो रिवाज बदलने की बात कही है हमने, तो पूरे देश भर में रिवाज बदल गया। उत्तराखंड में भी कहाँ बनती थी सरकार 5 वर्ष के बाद, रिवाज बदला तो सरकार बनी है वहाँ पर। उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के बाद कोई सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद फिर सत्ता में आई है, तो रिवाज बदला है। हमारा हरियाणा का प्रदेश पड़ोस का है, 2014 में वहाँ पर चुनाव हुआ था और 2014 में मनोहर लाल जी की सरकार, बीजेपी की सरकार बनी थी। उनके नेतृत्व में 2019 में फिर सरकार रिपीट हुई। रिवाज बदला है, पूरे देश में बदला है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार थी, फिर आई है। गोवा में बीजेपी की सरकार थी, फिर आई है। तो ऐसे में सिर्फ मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब पूरे देश में रिवाज बदल गया है तो हिमाचल इसमें पीछे क्यों रहेगा। हिमाचल भी बदलेगा रिवाज अब की बार, और हिमाचल में भी सरकार बनाएंगे। बैठक हुई है सर कुछ देर पहले, काफी लंबे समय से, जब जिस कांग्रेस की ही गारंटी नहीं है, अब उसके बारे में अब क्या बोला जाए। पूरे देश में बची कहाँ है, और जिस तरह से वो नई चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों से कुछ पर्दा नहीं बचने वाला उनके। वो निश्चित रूप से
कांग्रेस पूरे देश भर में रसातल की तरफ जा रही है। पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी समापन की ओर जा रही है। उनके बड़े बड़े नेता हर रोज पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस का भविष्य हिमाचल में क्या पूरे देश में ही आजकल नहीं है। और सबसे खराब वक्त जिंदगी का जो शायद मुझे लगता है कि आजकल चल रहा है अभी तक कांग्रेस पार्टी का, अभी वो अभी राहु काल क्या बोलते श्राद्ध आ रहे हैं ना आने वाले समय, इसमें ज़्यादा खराब होने की संभावना लग रही है मुझे। ओपीएस देखिए, हम हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएंगे और जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए उस काम को छोटे लोगों से इस बार करवाएंगे। छोटे लोगों मतलब हम छोटे लोग हैं, तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि जो रिवाज बदलने की बात कही है हमने, तो पूरे देश भर में रिवाज बदल गया। उत्तराखंड में भी कहाँ बनती थी सरकार 5 वर्ष के बाद, रिवाज बदला तो सरकार बनी है वहाँ पर। उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के बाद कोई सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद फिर सत्ता में आई है, तो रिवाज बदला है। हमारा हरियाणा का प्रदेश पड़ोस का है। 2014 में वहाँ पर चुनाव हुआ था और 2014 में मनोहर लाल जी की सरकार, बीजेपी की सरकार बनी थी। उनके नेतृत्व में 2019 में फिर सरकार रिपीट हुई। रिवाज बदला है, पूरे देश में बदला है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार थी, फिर आई है। गोवा में बीजेपी की सरकार थी, फिर आई है। तो ऐसे में सिर्फ मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब पूरे देश में रिवाज बदल गया है तो हिमाचल इसमें पीछे क्यों रहेगा। हिमाचल भी बदलेगा रिवाज अब की बार, और हिमाचल में भी सरकार बनाएंगे।